एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें एक मार्केट दिखाया जाता है जहां पर गोल्डन ड्रैगन गैंग प्रोटेक्शन फी मांग रही होती है। कभी हमें रेस्टोरेंट मैनेजर को दिखाया जाता है जो गांव कोई से कह रहा है कि आपके आदमी कुछ दिन पहले ही फी कलेक्ट करके ले गए थे। मैं जितना कमाता हूँ उससे ज्यादा तुम्हें दे चुका हूँ, मेरे पास सच में 1 रुपया भी नहीं बचा है। तभी गांव कोई उस आदमी को मीट का बोल देते हुए कहता है कि इसे खाकर बताओ क्या ये मीट फ्रेश है। तो वो मैनेजर मजबूरी में गांव कोई के पास जाता है और उस बोल को लेकर मीट खाने लगता है। तभी गांव कोई कहता है कि अभी थोड़ी देर पहले साउथ स्ट्रीट के गांव लाउसन ने भी मुझसे बिल्कुल यही शब्द कहे थे और आज सुबह वो मारा हुआ मिला। तो बताओ क्या ये मीट फ्रेश है। ये बात सुनते ही मैनेजर को उल्टी होने लगता है और उसे उल्टी करता देख गोल्डन ड्रैगन के आदमी जोर जोर से हंसने लगते हैं। और तभी गांव कोई खड़ा होकर कहता है, अब बताओ कौन है जो मुझे रिस्पेक्ट देना नहीं चाहता। जिसकी हिम्मत है हाथ उठाए और मेरी तलवार से बात करे। तभी दूसरे तरफ से आवाज आती है कि मैं हूँ वो जो तुम्हें इज्जत देना नहीं चाहता। ये सुनकर गांव कोई मजाक उड़ाते हुए फिंग को कहता है कि देखो तो कौन आया है, ये तो ब्लैक डॉग सोसाइटी का फिंग है। फिंग ली जो है गांव कोई को कहता है कि गांव कोई अपनी औकात से ज्यादा मत पढ़ो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। तभी गांव कोई कहता है कि तुम्हारे सूखे से शरीर पर खाने लायक कुछ भी नहीं है, अपने आदमियों को भेजो, मैं तुम सबको एक बार में ही खत्म कर दूंगा। और लड़ाई शुरू हो जाती है ब्लैक फॉक्स और गोल्डन ड्रैगन के बीच। इसी बीच फिंगली कहता है कि आज से ही ईस्ट स्ट्रीट ब्लैक फॉक्स सोसाइटी का है। तो गांव कहता है कि तू ये मेरे से ये छीनना चाहता है, क्या तू भूल गया कि किस तरह तुम्हारा बाप मेरे हाथों मारा गया था। ये सुनते ही फिंग को गुस्सा आ जाता है और वो कुई पे अटैक करता है। तभी जिनगांग मार्शल हॉल का आदमी उसके हाथ को एक रस्सी की मदद से पकड़ लेता है और गांव फिंगली को मारकर जमीन पर गिरा देता है और बोलता है कि लगता है आज की रात के खाने का इंतजाम हो गया है। और फिर फिंगली को अपनी तलवार से काटने के लिए आगे बढ़ता है। तभी गांव कुई पर कोई दूर से अटैक करता है। गांव कहता है कि कौन हो तुम। वो मास्क मैन ऊंचे इमारत से जंप करता है और नीचे आता है। तो गांव कहता है तू फियर्स फिस्ट है ना, मैंने सुना है तेरे बारे में, लेकिन आज तूने मेरे सामने आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। और इतना कहने के बाद गोल्डन ड्रैगन के आदमी उस मास्क मैन पे अटैक कर देता है और पीछे से वो आदमी मास्क मैन को की रस्सी से खींचने की कोशिश करता है, पर मास्क मैन उसको ही खींच देता है और सभी को मारता है। ये देखकर गांव कोई डर जाता है और अपने कदम पीछे लेने लगता है। जाओ पकड़ो और मार दो इस कुत्ते को। सभी मास्क मैन भी एक साथ अटैक करते हैं और मास्क मैन एक ही झटके में सबको मार गिराता है और गांव की तरफ तेजी से जाता है और एक पावरफुल पंच से उसे मार गिराता है और दोबारा आसमान की तरफ जंप लगाता है और बहुत ही जोरदार पंच जमीन पर गिरे हुए कुई के फेस पर मारता। अगले सीन में हमें ब्लैक फॉक्स सोसाइटी दिखाया जाता है। यहाँ पे मास्क मैन और फिंगली होते हैं और तभी फिंगली मास्क मैन को उसे बचाने के लिए थैंक यू बोलता है और कहता है कि ब्लैक फॉक्स सोसाइटी तेजी से एक्सपैंड कर रहा है, इसलिए हमें तुम्हारे जैसे काबिल आदमी की जरूरत है। तभी मास्क मैन मना कर देता है और कहता है कि जैसा कि तुम जानते हो फिंग, मुझे सिर्फ मार्शल कल्टीवेशन की परवाह है। मैंने तुम्हारी मदद पैसे कमाने के लिए की ताकि मैं हर्ब्स और पिल्स खरीद सकूं, और इसीलिए भी क्योंकि तुम बाकी गैंग्स की तरह नहीं हो जो जानवरों की तरह बिहेव करते हैं, तुम रिस्पेक्टफुल थे। तब फिंग कहता है कि जब तुम मेरे डेप्यूटी नहीं बनना चाहते तो मैं तुम पे प्रेशर नहीं डालूंगा, और अगर कभी भी तुम्हें हमारी हेल्प चाहिए होगी तो बस कह देना। फिर मास्क मैन पूछता है कि जिस आदमी के बारे में मैंने तुम्हें पता करने को बोला था, क्या उसके बारे में कुछ पता चला। तो फिंग कहता है अभी तक तो नहीं, लेकिन मेरे पास उनका पोर्ट्रेट है जिसकी एक कॉपी मैंने अपनी ट्रस्टेड आदमी को दी है पता लगाने के लिए। ये पोर्ट्रेट उसी आदमी की होती है जिसने शीमो के दोस्त और उसकी फैमिली को खत्म कर दिया था। मास्क मैन थैंक यू बोलता है और बोलता है कि मैं एक वेपन बनवाना चाहता होता हूँ और मैं कुछ समय के लिए कहीं जाऊंगा, तो मैं चाहता हूँ कि तुम इसका ध्यान रखो। इतना कहकर मास्क मैन वेपन का सैंपल फिंग को दे देता है। फिंग वेपन को देखकर कहता है कि ये तो वास्तव में कमाल का हथियार है, और तभी मास्क मैन एक पैसे की पोटली निकाल कर देता है। पर फिंग के फेस को देखकर मास्क मैन को लगता है कि वो थोड़े कम पैसे दे रहा है, तो वो दूसरी पोटली भी निकाल लेता है। तभी फिंग पैसे लेने से मना कर देता है, पर मास्क मैन जिद करता है तो फिंग दोनों पोटली को ले लेता है और कहता है ये तुम क्या कह रहे हो ब्रदर, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं तुम्हारी हर तरीके से मदद करूंगा। मास्क मैन फिंग को थैंक यू बोलता है और वहाँ से चला जाता है। और अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो मास्क मैन था वो और कोई नहीं बल्कि शीमू था। उसके बाद हमें ल्यूफिंग मार्शल हॉल दिखाया जाता है जहाँ पे शीमू अपने विंड स्ट्राइड फॉर्म की प्रैक्टिस कर रहा होता है और यहाँ का जो इंस्ट्रक्टर था वो स्वर्ड्स चलाने की इंस्ट्रक्शन दे रहा था। शीमो के मूव्स देखकर सब उसकी तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं कि वाह क्या बात है ब्रदर शी, तुम्हारे विंड स्ट्राइड फॉर्म की मास्टरी को देखकर तो वांग टियान हाउ को भी तुम्हें मास्टर बोलना पड़ेगा। तभी दूसरा आदमी कहता है कि ब्लेड वर्क को साइड रखें,
तो वांग फैमिली एक खास ब्लड लाइन भी कैरी करती है। तभी शिमू सीनियर ब्रदर से पूछता है कि क्या ये वही वांग टियान हाओ है जिसके बारे में आपने बताया था, क्या उसके पास स्पेशल ब्लड लाइन है? सीनियर ब्रदर बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो शिमू, ब्लड लाइन यूजलेस है अगर तुम इसे वीकन नहीं कर सकते तो। तभी उन्हें इंटरप्ट करते हुए वो आदमी बोलता है कि वांग फैमिली हर जनरेशन में एक ब्लड लाइन वॉरियर पैदा करती है, ये बस कुछ वक्त की बात है जब वांग टियान हाओ पूरी तरह से वीकन हो जाएगा, और जब वो ऐसा करेगा तब वो अपने पीयर्स के बीच लगभग इनविंसिबल होगा, शायद इतना स्ट्रॉन्ग कि अपने रेल्म से ऊपर वालों को भी चैलेंज कर सके। तभी सीनियर ब्रदर गुस्से में बोलते हैं कि हमें नीचा गिराकर दूसरे को ऊपर मत उठाओ ब्रदर शी, जन्म से ही जबरदस्त स्ट्रेंथ और मजबूत शरीर के साथ पैदा हुए हैं, हो सकता है कि ये खुद ही एक ब्लड लाइन वॉरियर हो। तभी वहाँ मास्टर ली चैंग हायर जो कि ल्यूफिंग मार्शल हॉल के मास्टर हैं वो आते हैं। मास्टर कहते हैं कि अगर तुम कायुआन मार्शल अकादमी में जाना चाहते हो तो या तो तुम्हें एक स्पेशल ब्लड लाइन का होना होगा या फिर तुम्हें बहुत हार्ड ट्रेनिंग करनी होगी और 4 हॉल टूर्नामेंट में फर्स्ट आना होगा, और फिर सभी वहाँ से जाने लगते हैं। तभी मास्टर शिमू को बुलाते हैं और मुंह से पूछते हैं कि सच सच बताना, अभी तुम बॉडी टेम्परिंग के किस लेवल पे हो? मुंह कहता है मैं अभी अभी लेवल 11 पर पहुंचा हूँ। मास्टर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं इतने कम समय में तुम लेवल 11 तक पहुंच गए, तुम टैलेंटेड हो और ये रेयर है, ना ही सिर्फ ल्यूफिंग मार्शल हॉल में बल्कि पूरे फॉन्चैंग में, और तुम्हारी इस अनयूजुअल फिजिक की वजह से तुम पर किसी भी ऑर्डिनरी वेपन का इम्पैक्ट नहीं होगा, और मुझे उम्मीद है कि इस साल का टूर्नामेंट तुम ही जीतोगे। तभी अचानक से उसके चेस्ट में बहुत जोर का दर्द होने लगता है। मास्टर चिंता से पूछते हैं कि शिमू क्या हुआ तुम्हें? शिमू कहता है कुछ नहीं, बस पिछले कुछ समय से मेरा ब्लड फ्लो और मेरिडियंस धीमे पड़ रहे हैं। इस पे मास्टर कहते हैं कि तुम्हें जल्द से जल्द की पिल्स लेना होगा डिटेरियोरेशन को स्लो करने के लिए। शिमू को एक पेपर देते हैं जिसमें कुछ हर्ब्स की रेसिपी लिखी होती है। मास्टर उससे उन हर्ब्स को दिन में 3 बार लेने के लिए कहते हैं, और मास्टर कहते हैं कि मैं तुम्हें आयरन फॉर्जिंग टेम्परिंग आर्ट सिखा रहा हूँ। मास्टर कहते हैं कि ये ल्यूफिंग मार्शल हॉल का सीक्रेट आर्ट है और इसे हॉल के मास्टर के पर्सनल डिसाइपल्स को ही सिखाया जाता है। मुंह मास्टर को थैंक यू कहता है, पर मास्टर कहते हैं कि इतनी जल्दी मुझे थैंक यू मत बोलो, जो हर्ब्स हैं उस लिस्ट में वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, पहले उन्हें खरीदो फिर मैं तुम्हें आर्ट सिखाऊंगा। मुंह लिस्ट को देखकर कहता है ये तो सच में एक्सपेंसिव है। ये सुनकर मास्टर जोर से हंसते हैं और कहते हैं कि इसीलिए तो मेरे पर्सनल डिसाइपल्स के पास स्ट्रॉन्ग स्किल्स और बहुत सारा पैसा होना जरूरी है। तभी मास्टर कहते हैं चलो अब तुम जा सकते हो, और फिर शिमू वहां से चला जाता है। फिर आगे हमें शिमू का एस्टेट दिखाया जाता है जहाँ शिमू छत पर लेटा हो उस लिस्ट को देखकर कह रहा होता है कि हर्बल बाथ, वो भी 3 महीने के लिए, मैं तो 1 ही महीने में कंगाल हो जाऊंगा। तभी वहाँ जिन यूहान आ जाती है। जिन यूहान फेहोंग मार्शल हॉल से है और उसका बॉडी टेम्परिंग लेवल 7 है। जिन यूहान मुंह से कहती है कि क्या तुम फिर से पैसे की चिंता कर रहे हो? मुंह कहता है इस बारे में बात मत करो, और पूछता है कि आजकल तुम यहाँ रोज रोज क्यों आने लगी हो? उसकी बहन कहती है कि अपने भाई के एस्टेट को देखने आने में गलत क्या है? तो मुंह कहता है कि अगर मास्टर जिन को पता चला तो तुम्हें फिर से डांट पड़ेगी। यूहान उसे पैसे की एक पोटली देते हुए कहती है कि मुंह मैंने तुम्हारे सिचुएशन के बारे में सुना। आयरन फोर्जिंग बॉडी टेम्परिंग आर्ट को प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे रेयर हर्ब्स लगते हैं। पहले इन पैसों को रखो और अगर ये कम पड़ेंगे तो फिर मैं कुछ उपाय निकाल लूंगी। मुंह पैसे लेने से मना करता है पर यूहान उसे रखने को कहती है, तो मुंह कहता है ठीक है, मैं इसे लोन के तौर पे रख रहा हूँ और मैं इसे तुम्हें चुका दूंगा। यूहान मुंह को देखकर स्माइल करती है और अपने बचपन के बारे में सोचने लगती है, जहाँ शिमू यूहान की मदद करता है क्योंकि उसे जिन तियान परेशान कर रहा था। और फिर यूहान अपने बचपन के इस इंसिडेंट को सोचकर हंसने लगती है और कहती है कि हाँ ये लोन ही है, मैं तुम्हें 10 साल देती हूँ, इंटरेस्ट के साथ वापस लूंगी। और यूहान जाने लगती है। तभी मुंह के हार्ट में बहुत जोर का दर्द होता है, वो बेहोश होकर उस जमीन पर गिर जाता है। वैसे ही यूहान का ध्यान मुंह पे जाता है और वो दौड़ के मुंह के पास जाती है और पूछती है क्या हुआ तुम्हें मुंह, क्या तुम ठीक हो? और हमें दिखाया जाता है कि मुंह किसी अनजान जगह पे पहुंच जाता है जहां वो अपने हाथ को देखकर ये सोच रहा होता है कि ये क्या है। मुंह एक मंकी बन गया होता है और कहता है मेरी बॉडी अपने आप मूव कर रही है, ये मैं नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरी स्पिरिचुअल सेंस अब पूरी तरह जाग गई है और जो मेरे हार्ट मेरिडियन में ब्लॉकेज है वो कम हो रहा है। क्या ये वाइट एप मून को वर्शिप कर रहा है अपनी की को रिफाइन करने के लिए? और तभी मुंह का आँख खुल जाता है और यूहान मुंह को ऐसे अचानक से उठते देखकर चौंक जाती है। वो कहती है कि मुंह क्या तुम ठीक हो? तभी जैन यूहान को कहती है कि क्या तुम अपने मैनर्स भूल चुकी हो यूहान? और तभी मुंह कहता है कि लगता है मेरा पेट्रिफिकेशन इलनेस फिर से बढ़ गया है। तभी जैन पूछती है कि क्या है आजकल पहले से ज्यादा हो रहा है?
मुंह कहता है कि हाँ, पहले ये बस हल्का सा ब्लॉकेज था और मेडिटेशन से ये ठीक हो जाता था, पर ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ है कि मैं ऐसे मेडिटेशन से कंट्रोल नहीं कर पाया और बेहोश हो गया। फिर अचानक मुंह के सर में जोर का दर्द होता है और उसको फिर से वही मंकी दिखाई देता है और फिर मुंह बताता है जेन को कि जब मैं बेहोश हुआ था तब मेरा स्पिरिचुअल सेंस ऐसा फील हुआ जैसे उसे किसी चीज में खींच लिया गया हो, और कहता है कि ये यकीनन बस एक सपना था। मुंह की बात सुनकर जेन कहती है कि तुम्हें जल्द ही की स्पिरिट पिल लेना होगा डिटीरियोरेशन को स्लो करने के लिए, नहीं तो तुम्हारी सारी ताकत खत्म हो जाएगी। शिमो, तुम अभी यंग हो और तुम गिफ्टेड हो, अपनी बॉडी को स्ट्रेंथन करो और अपनी की को और भी ज्यादा रेगुलेट करो, ये तुम्हारी ऐसी कंडीशन में मदद करेगा। मुंह कहता है ठीक है, मैं करूंगा आंटी जेन, आपका शुक्रिया। उसके बाद जैन कहती है कि मुंह, तुम्हारी सीने में जकड़न शुरू हुई थी जब तुम 5 साल के थे, है ना? ये बात सुनकर मुंह हैरान हो जाता है और बोलता है क्या शितिंग ने आपको ये बात बताई है? तो जैन कहती है कि नहीं, ये बात मुझे याद है क्योंकि उसी साल शितिंग जिन फैमिली में आया था। ऐसा लगता है कि मेरी गेस की हुई चीजें सही हैं। तभी मुंह उठ जाता है और पूछता है कि क्या इसीलिए उन्होंने उस वक्त शिकवान विलेज छोड़ा था? तो इस पे जेन कहती कि हाँ, कि स्पिरिट पिल को पाने के लिए उसने सब कुछ मरते समय कन्फेस किया था और मुझे तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए बोला था। जेन आगे बोलती है कि शितिंग ने मेरे से सालों तक सच छिपाए रखा और उसके बाद भी उसे विश्वास था कि मैं उसके फाइनल विश को पूरा करूंगी। सालों तक जो कुछ भी वो जिन फैमिली के लिए कर रहा था वो सिर्फ एक सिंगल की स्पिरिट पिल के लिए था। अब जबकि वो जा चुका है तो वो पिल तुम्हारा हुआ। पर मुझे डर है। वो आगे कुछ कहने ही वाली होती है, तभी यूहान कहती कि माँ, क्या आपने ये नहीं कहा था कि अगर वो 4 हॉल टूर्नामेंट में फर्स्ट आता है तो पेट्रियार्क उसे की स्पिरिट पिल दे देंगे? तो इस पे जैन कहते हैं कि जिन फैमिली में चीजें बहुत जल्दी बदल जाती हैं, एंड में तुमको खुद से इसको सिक्योर करना होगा, तुम किसी भी कीमत पे हार नहीं सकते। तो मुंह कहता है मैं समझ गया। तो जैन कहते हैं कि ठीक है, अब यूहान और मैं अब जा रहे हैं, तुम आराम कर। तभी यूहान कहती है अम्मा, मैं यहाँ थोड़ी देर रुकना चाहती हूँ, पर जैन उसे रुकने से मना कर देती है। और इसके बाद हमें गोल्डन ड्रैगन गैंग की लीडर गाओ क्वी को दिखाया जाता है जो अभी तक जिंदा है। यहाँ पर एक आदमी कह रहा होता है कि फियर्स फिस्ट नाम का एक आदमी आजकल सभी गैंग को मार चुका है फेंगचिन में। तभी गाओ क्वी कहता है कि फियर्स फिस्ट बहुत ही डरावना है। गाओ क्वी कहता है कि मुझे लगता है कि वो मिस्टर वैंग जितना ही ताकतवर है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ खड़ा मिस्टर वैंग अपना डंडा साफ कर रहा होता है और जैसे ही गाओ क्वी ऐसा बोलता है वैसे ही वैंग डंडा दे मारता है और कहता है तुम मुझे प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हो। और यहीं पर एपिसोड 3 खत्म हो जाता है।